नमस्कार विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि सीबीएसई की परीक्षा में कक्षा 11 और कक्षा 12 में 10 नंबर का अपठित गद्यांश पूछा जाता है, जिसका मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ को किस तरह से सही उत्तर छांटेंगे, क्योंकि वो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा इस साल कक्षा 11-12 में। अपठित पद्यांश भी 8 नंबर का आएगा, वो भी बहुविकल्पीय होगा। कक्षा 10 में भी 5 नंबर का अपठित पद्यांश बहुविकल्पीय ही आएगा, तो ये सबके लिए उपयोगी है। तो ये जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के लिए दिया है, उसी में से मैंने आपको अपठित गद्यांश का बताया था। उसी में से अपठित पद्यांश का पैरा मैं आज ले रही हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि उसमें से सही उत्तर कैसे छांटना है। तो आज हम अपठित पद्यांश का ये वाला पैरा देखते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि काव्य में ये पद्यांश में क्या दिया गया है। एक बार मुझे आंकड़ों की उल्टियां होने लगी। गिनते गिनते जब संख्या करोड़ों को पार करने लगी, मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं अस्पताल में था। खून चढ़ाया जा रहा था, ऑक्सीजन दी जा रही थी कि मैं चिल्लाया। डॉक्टर, मुझे बुरी तरह हंसी आ रही। ये हंसाने वाली गैस है शायद, प्राण बचाने वाली नहीं। तुम मुझे हंसने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस देश में हर एक को अफसोस के साथ जीने का पैदाइशी हक है, वरना कोई माने नहीं रखती हमारी आज़ादी और प्रजातंत्र। बोलिए नहीं, नर्स ने कहा। बेहद कमजोर हैं आप, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है रक्तचाप। डॉक्टर ने समझाया, आंकड़ों का वायरस बुरी तरह फैल रहा आजकल, सीधे दिमाग पर असर करता। भाग्यवान हैं आप कि बच गए। कुछ भी हो सकता था आपको। सन्निपात कि आप बोलते ही चले जाते, या पक्षाघात कि हमेशा के लिए बंद हो जाता आपका बोलना। मस्तिष्क की कोई भी नस फट सकती थी। इतनी बड़ी संख्या के दबाव से हम सब एक नाजुक दौर से गुजर रहे। तादाद के मामले में उत्तेजना घातक हो सकती है। आंकड़ों पर कई दवा काम नहीं करती। शांति से काम लें। अगर बच गए आप तो करोड़ों में एक होंगे। अचानक मुझे लगा, खतरों से सावधान कराते कि संकेत चिन्ह में बदल गई थी डॉक्टर की सूरत, और मैं आंकड़ों का काटा चीखता चला जा रहा था कि हम आंकड़े नहीं, आदमी हैं। तो इस पद्यांश में हम क्या समझ रहे हैं कि आंकड़ों के दबाव में व्यक्ति कुछ तनाव से गुजरता है, और वो तनाव उसको बीमार कर देता है। उसको आंकड़ों की उल्टियां होने लगती हैं। गिनते गिनते जब संख्या करोड़ों को पार करने लगी तो मैं बेहोश हो गया। इस तरह का वर्णन किया गया है इस पद्यांश में। तो मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे कि इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। इस समय इसमें प्रजातंत्र और आज़ादी की बात भी की गई है, और नर्स जो है वो यहाँ मरीज को समझा रही है कि शांति से रहें, आप कमजोर हैं, रक्तचाप बढ़ सकता है। इसमें मस्तिष्क पर दबाव जो है वो आंकड़े दे रहे हैं, तो इससे वो व्यक्ति जो कवि है वो तनाव से गुजर रहा है, और यहाँ डॉक्टर और नर्स एक तरह से उसको सावधान कर रहे हैं। तो ये सब इसमें पद्यांश में दे रखा है। तो हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला है, डॉक्टर के अनुसार आंकड़े क्या कर सकते हैं।
बहुत अधिक चिंताग्रस्त कर सकते हैं, बहुत अधिक उत्तेजित कर सकते हैं। आंकड़ों की तादाद अनुसार इंसान का मूल्य गड़बड़ सकता है। चित्त भ्रांत कर अंड बंड बकने पर मजबूर कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो हमें चुनना किस तरह से है? पद्यांश के अनुसार। तो पद्यांश में हमने देखा कि जो यहाँ पर कवि है उसका चित्त भ्रांत है और वो कुछ भी बकने को मजबूर है, क्योंकि उससे उसके दिमाग पर असर है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं चिल्लाया, डॉक्टर मुझे बुरी तरह हंसी आ रही है, हंसाने वाली गैस है शायद, और तुम मुझे हंसने पर मजबूर नहीं कर सकते। यानी उसका जो कवि है उसका चित्त भ्रमित है और वो समझ नहीं पा रहा। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा, चिंताग्रस्त, उत्तेजित या आंकड़ों के तादाद अनुसार इंसान का मूल्य गड़बड़ सकता है। ये सब की साथ जो सही उत्तर आ जाएगा वो है चित्त भ्रांत कर अंड बंड बकने पर मजबूर कर सकते हैं। आंकड़े इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के चित्त को भ्रांत कर सकते हैं। तो सही उत्तर चौथा वाला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कविता का सटीक केंद्रीय भाव किसे कहा जा सकता है? केंद्रीय भाव होता है जो भी आपको पद्य या गद्य दिया गया है उसका मुख्य भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है। तो यहाँ कविता का केंद्रीय भाव ऑप्शंस दिए गए हैं। इंसान का अस्तित्व, उसकी सोच व भावनाएं अब एक आंकड़ा मात्र रह गई हैं। आंकड़े मानवता की बारीकियों व अन्य सामाजिक पहलुओं का समावेश नहीं है। अफसोस के साथ जीने का अधिकार जन्म सिद्ध है। इंसान के गुण, प्रतिभा व विशेषताएं आज की स्थिति में गौण हो गए हैं। तो यहाँ पर अफसोस के साथ जीने का अधिकार तो नहीं आएगा। सामाजिक आंकड़े मानवता की बारीकियों व अन्य सामाजिक पहलुओं का समावेश भी नहीं है उसमें, तो और भी बहुत कुछ है। तो इसमें इंसान के गुण, प्रतिभा, विशेषताएं आज की स्थिति में गौण हो गए हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इन सब की तो हमेशा ही स्थिति अच्छी रहेगी। तो सही उत्तर जो आ जाएगा वो नंबर 1 आ जाएगा। इंसान का अस्तित्व, उसकी सोच व भावनाएं अब एक आंकड़ा मात्र रह गई हैं। मतलब सोच और भावनाओं का भी इतना ही अस्तित्व है कि वे ही एक आंकड़े की तरह रह गई हैं। तो ये इसका केंद्रीय भाव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अफसोस के साथ जीने का पैदाइशी हक संविधान में दिए किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? इसके ऑप्शन हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचार, संस्कृति व शिक्षा। देखिए, चाहे किसी को अफसोस के साथ जीना हो, खुशी के साथ जीना हो, तो ये जो अधिकार है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ आता है। तो ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता के वो किस तरह से जीना चाहता है। तो ये पहला नंबर जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों की उल्टियों से कवि का क्या तात्पर्य है? आंकड़े इतने अधिक थे कि दिमाग उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आंकड़े इतने सटीक थे कि लेखक का दिमाग भ्रमित हो गया था। आंकड़ों में निहित निष्कर्ष अत्यंत खेदजनक व उपायहीन थे। आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि सन्निपात का रोग हो सकता था। तो इसका सही उत्तर है आंकड़ों की उल्टियां। देखिए, जब हम कभी ज्यादा खा ले जाते हैं तो हमारा पेट जो है वो स्वीकार नहीं करता, तो हम उसलिए उल्टियां करते हैं। तो यहाँ आंकड़ों की उल्टियां बात हो रही है, तो आंकड़े इतने अधिक थे कि दिमाग उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो ये सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा खाते हैं तो पेट स्वीकार नहीं करता, और ज्यादा हम सोचते हैं या ज्यादा ही आंकड़े अपने दिमाग में बिठाते हैं तो वो दिमाग स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ इसलिए कवि ने आंकड़ों की उल्टियां कहा। तो ये पहला उत्तर सही आ जाएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। तादाद के मामले में उत्तेजना घातक हो सकती है, पंक्ति का सही भावार्थ हो सकता है।
तादाद घातीय प्रकार से वृद्धि कर उत्तेजित कर सकती है। तादाद द्वारा जनित उत्तेजना प्राणनाशक हो सकती है। समझदार लोग तादाद की घात से प्रभावित नहीं होते हैं। उत्तेजना की तादाद मनुष्य के पतन का एक मुख्य कारण हो सकता है। तो तादाद होता है संख्या अधिक मात्रा में। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा तादाद द्वारा जनित उत्तेजना प्राणनाशक हो सकती है, दूसरा वाला, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में आंकड़ों का जानना वो किसी को उत्तेजित कर सकता है और उत्तेजना जो है वो प्राणों के लिए हानि भी कर सकती है। छठा प्रश्न देखते हैं। आंकड़ों का वायरस बुरी तरह फैल रहा आजकल। पंक्ति में आंकड़ों के किस प्रभाव की बात कही गई है? बड़ी मात्रा में तथ्य असलियत को ढांप लेते हैं। बड़ी मात्रा में तथ्य लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। बड़ी मात्रा में तथ्य भी एक प्रकार का वायरस ही है। बड़ी मात्रा में तथ्य उत्तेजित कर देते हैं। ये पांचवें से थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। जैसे पांचवें में आया था कि तथ्य उत्तेजित कर प्राणघातक हो सकते हैं, तो इसका उत्तर फिर दूसरा आ जाएगा। बड़ी मात्रा में तथ्य लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। उत्तेजित तो करते हैं, उत्तेजित करने से प्राणनाशक भी हो सकते हैं और दिमाग को भी खराब कर सकते हैं। तो सही उत्तर दूसरा। सातवां देखते हैं। हमारी आज़ादी और प्रजातंत्र मायने तभी रखते हैं जब डैश डैश पैदाइशी हक दिए जाएं, हंसने पर मजबूर न किया जाए, अफसोस के साथ जीने दिया जाए, अपनी मर्जी से जीने दिया जाए। तो इसका सही है आज़ादी और प्रजातंत्र के सभी जो मायने हैं उसके हक, जो उसके मायने हैं तभी हैं जब हमें पैदाइशी हक दिए जाएं। पैदाइशी हक क्या होते हैं? रोटी कपड़ा में, मकान, शिक्षा। तो पैदाइशी हक हर एक को मिले तभी आज़ादी और प्रजातंत्र के फायदे या मायने जो हैं वो सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नाजुक दौर से कवि कहना चाहता है कि सत्य बहुत कठिन है, सांच को आँच नहीं, आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, सत्य कम, सर्वेक्षणों ने मानसिक परेशानियां पैदा कर दी हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, सत्य कम। कंप्यूटर के युग में आप जब भी कुछ जानना चाहोगे तो आपको इतने सारे आंकड़े मिल जाएंगे, तो जिसमें कई बार सत्य जो है वो कम होता है। नाजुक दौर, इसके हिसाब से तीसरा वाला उत्तर सही आ जाएगा। इसी के साथ दूसरा पद्यांश भी देख लेते हैं। कितने दिनों बाद आज फिर जब तुमसे सामना हुआ, उस भीड़ में अकस्मात जहां इसकी कोई आशंका न थी, तो मैं कैसा अचकचा गया, रंगे हाथ पकड़े गए चोर की भांति। तुरंत अपनी घोर अकृतज्ञता का भान हुआ, लज्जा से मस्तक झुक गया अपने आप। याद पड़ा तुमने ही दिया था वह बोध, जो प्यार के उलझे हुए धागों को धीरज और ममता से संवारता है। दी थी वह करुणा जिसके सहारे आदमियों के असहाय आघात सहे जाते हैं, सह हो जाते हैं, और वह अकुंठित विश्वास कि जीवन में केवल प्रवंचना ही नहीं है, अंतर की अकिंचनताएं, प्रतिष्ठित सहयोगियों की कुटिलताएं ही नहीं है, किसी क्षणिक सिद्धि दंभ में शिखर की छाती कुचलने को उद्यत बौनों का अहंकार ही नहीं है। जीवन में और भी कुछ है, तुम्हारी ही दी हुई थी वह अनन्य अनुभूति, वर्षा की पहली बौछार से सिर चढ़ी धूल के दबते ही खुली निखरने वाली आकाश की शांति दायिनी अगाध नीलिमा। वर्षों बाद अचानक अकारण ही मिला किसी की अम्लान मित्रता का संदेश, दूर रहकर भी साथ साथ एक ही दिशा में चलते हुए सहकर्मियों का आश्वासन। ये सब भी तो जीवन में है, तुमने कहा था ये सब ना जाने और क्या क्या। मुझे याद आया और एक अपूर्व शांति से परिपूर्ण हो गया मैं, जब आज अचानक ही भीड़ में इतने दिनों बाद तुमसे यूं सामना हो गया, ओ मेरे एकांत। अब आपको इस पद्यांश में लगेगा कि
लेखक को कोई मिला जिससे मिलने से वो कुछ डर रहा था। उस भीड़ में अकस्मात, जिसकी कोई आशंका नहीं थी, मतलब लेखक को लग नहीं रहा था कि वो मिल जाएगा, उससे मुलाकात हो गई और अचानक मुलाकात हो गई, तो लेखक का मस्तक जो है वो झुक गया, जो कवि है उसका मस्तक झुक गया। अब यहाँ पर धीरज, प्यार, ममता की बात भी की गई है। आदमियों के असहाय आघात, मतलब जो अपने ही यहाँ हमारे, वो भी कई बार इस तरह से आघात देते हैं जो सहने मुश्किल हो जाते हैं। फिर जो सहयोगी, हाँ, कार्य करने वाले सहयोगी होते हैं, उनकी भी बात की गई है कि उनमें कैसे दम्भ भरा होता है या अहंकार होता है, तो वो दूसरे को किस तरह से कुचलने को तैयार रहते हैं। उसके साथ ही बात की गई है कि जैसे वर्षा की बौछार से जो धूल है वो दब जाती है, उसी तरह से उससे मिलने के बाद कवि जो है उसका अहंकार शांत हो गया। सहकर्मियों का आश्वासन जिस तरह से मिलता है उसी तरह से मिलने के बाद, उस अजनबी से मिलने के बाद कवि को भी जीवन में जैसे आश्वासन मिल गया और कवि ने अपने आप को परिपूर्ण समझा। ये सब इसमें है, लेकिन वो किससे मिला, इससे समझने के लिए आपको अंतिम पंक्तियों की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, कवि ने कहा है, जब आज अचानक ही भीड़ में इतने दिनों बाद तुमसे यूं सामना हो गया, ओ मेरे एकांत। तो यहाँ जो कवि है उसका सामना किसी व्यक्ति से नहीं हुआ, किसी प्रेमी प्रेमिका से नहीं हुआ, तो यहाँ खुद के ही एकांत से कवि का सामना हुआ है। तो ये समझना आपको आवश्यक है कि कवि इस पे जो पद्यांश है उसमें क्या कहना चाहता है, उसके बाद ही हम सही उत्तर दे पाएंगे। तो इसके साथ हम चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। जहां इसकी कोई आशंका न थी, पंक्ति में कवि ने आशंका शब्द के स्थान पर आशा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ऐसा क्यों? कवि का जिससे सामना हुआ, कवि उससे मिलने में डर रहा था, या कवि का जिससे सामना हुआ कवि उससे मिलने के लिए उद्यत था, या कवि का जिससे सामना हुआ उसके कवि पर बहुत उपकार थे, या कवि का जिससे सामना हुआ उसके प्रति कवि ईमानदार नहीं था? तो हमें पद्यांश के अनुसार देखना है, जहां इसकी कोई आशंका न थी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आशंका शब्द के स्थान पर आशा शब्द का प्रयोग नहीं किया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि कवि, हमने शुरू की पंक्तियों में ही देखा, यहाँ देखिए पद्यांश की तरफ, इतने दिन, कितने दिनों बाद आज फिर जब तुमसे सामना हुआ उस भीड़ में अकस्मात, जहाँ इसकी कोई आशंका नहीं थी, तो मैं कैसा अचकचा गया, रंगे हाथ पकड़े गए चोर की भांति। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो आ जाएगा कि कवि का जिससे सामना हुआ कवि उससे मिलने में डर रहा था, क्योंकि अचानक से मुलाकात हो गई। आशा तो हम उसके लिए कहेंगे ना जिससे मिलने के लिए वो कवि के मन में बेचैनी हो, तो वो मिलना चाह रहा हो। तो यहाँ तो आशंका शब्द का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि कवि मिलने में डर रहा था, तो जो आशंका शब्द है उन्होंने वो उस हिसाब से सही व्यक्त किया है। आगे चलते हैं, कवि का अचानक से किससे सामना हुआ? प्रेयसी, प्रेरणा, परिपूर्णता, पृथकत्व। अब देखिए, अगर आप अंतिम पंक्तियों की तरफ नहीं जाएंगे जो मैंने बताई है, तो यही समझने में लगेगा कि प्रेयसी से मुलाकात हुई होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतिम पंक्तियों में है, तुमसे यूं सामना हो गया वो मेरे एकांत। तो एकांत होता है पृथकत्व, यानी अलगाव, अपने आप से सामना हुआ। तो ये जो चौथा वाला उत्तर है वो सही आ जाएगा। अंतर की अकिंचनताएं कवि के किस गुण को प्रदर्शित करती हैं? अनुकूलन, अदक्षताएं, आंतरिक प्रज्ञता, अकरुणामयता। तो इसका उत्तर आ जाएगा अदक्षताएं, यानी जिन चीजों में हम दक्ष नहीं होते हैं वो अदक्षताएं। आगे है अम्लान, मित्रता,
इससे कवि का सटीक तात्पर्य क्या है? अपरिपूर्ण दोस्ती, अप्रत्याशित मित्रता, आभापूर्ण स्नेह, अविश्वसनीय मैत्री। अम्लान होता है मिलन, तो यहाँ पर अपरिपूर्ण दोस्ती नहीं कह सकते, अप्रत्याशित भी नहीं कह सकते और अविश्वसनीय भी नहीं कह सकते, आभापूर्ण स्नेह कह सकते हैं इसको। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आभापूर्ण स्नेह। कवि को लज्जा का अनुभव क्यों हुआ? एकांत से नजरें चुराने के कारण कवि अपने आप को दोषी मान रहा था। कवि ने सोचा कि लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। कवि को अपनी क्षुद्रता का अनुभव हो गया था, या कवि का आत्मसम्मान नष्ट हो गया था। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा कि कवि को अपनी क्षुद्रता का अनुभव हो गया था, क्योंकि कवि अपने आप को क्षुद्र समझ रहा था और अपने आप से मिलने से ही डर रहा था। तो इसलिए जब भीड़ से मुलाकात हुई तो उसको कुछ अलग सा लगा। तो लज्जा का अनुभव इसीलिए हुआ कि वो अपने आप को शूद्र समझ रहा था। तीसरा वाला, सिर चढ़ी धूल कैसे धुल गई? वर्षा की पहली बौछार से, अहंकार के मिटने से, एकांत में सत्य की अनुभूति से, अपनी गलतियों पर लज्जित होने से। यहाँ आपको लगेगा कई बार कि वर्षा की पहली बौछार की बात की गई थी तो वो सही उत्तर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो एक प्रतीक मात्र था। तो जब लेखक अपने आप को एकांत में मिला तो तब उसको सत्य की अनुभूति हुई, तो सिर चढ़ी धूल तब धुली। तो सही उत्तर आ जाएगा तीसरा वाला। कवि अचकचा गया क्योंकि एकांत में स्वयं से सामना होने के कारण, उसने अवश्य कोई अपराध किया था, कवि लज्जित हो गया था, पुराने मित्र से भेंट होने के कारण। तो आपने पढ़ा अंतिम पंक्ति में कि स्वयं से मुलाकात हुई थी, तो पहला उत्तर सही आ जाएगा, एकांत में स्वयं से सामना होने के कारण। प्रवंचना से कवि का तात्पर्य क्या है? धोखा, निंदा, अकृतज्ञता या ईर्ष्या। तो प्रवंचना का अर्थ धोखा होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा धोखा। मुझे लगता है ये दोनों पद्यांश आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और सही उत्तर कैसे छांटते हैं ये आप समझ गए होंगे, और इसी तरह से आप अपठित पद्यांशों का भी अभ्यास करते रहेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।